आइए बच्चों, आज की स्टैटिक जीएस क्लास नंबर 22 में आपका स्वागत है। आज की क्लास का जो मुख्य टॉपिक है वो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह विशेषांक, यानी कि भारत की संविधान सभा के द्वारा जब संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, तो उसके साथ ही या उसके बाद ही अपने भारत में संविधान सभा के द्वारा जिन जिन चीज़ों को राष्ट्रीयता प्रदान की गई थी उनके बारे में संपूर्ण विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक पर। और टॉपिक जैसा कि अभी देख पा रहे हैं अपने बोर्ड पर कि भारत के राष्ट्रीय विशेषांक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहले देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय विशेषांक के अंतर्गत सबसे पहला जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो कौन सा है, और सबसे आखिरी में जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कौन है जिसे सरकार द्वारा या संविधान सभा द्वारा मान्यता दी गई है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है जिसे हम लोग कहते हैं यानी कि तिरंगा, यानी तिरंगा। तो पहले तो हम बस इतना ही करेंगे। तो तिरंगे को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे घोषित किया गया है। तो सीधा सीधा चाहो तो आप सीधे इसको राष्ट्रीय ध्वज लिख सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, ये इसको शीर्षक के रूप में लिखेंगे क्योंकि जिसे बना दिया गया उसी का नाम हम लोग डालते हुए बिल्कुल तेजी से चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यहां से आता है कि भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम किसे राष्ट्रीयता दी गई थी। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीयता दी गई थी। तो क्वेश्चन आता है ये कब आता है, 22 जुलाई, ध्यान रखना है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा, बिल्कुल ध्यान रखें, संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रीयता, ये ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम जो राष्ट्रीयता मिली थी वो किसको मिली थी, इसी चीज को मिली थी। ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे पहली राष्ट्रीयता जो दी गई वो किसे दी गई, तो संविधान सभा के द्वारा सबसे पहले हमारे जो है तिरंगे को राष्ट्रीयता प्रदान की गई, जिसे हम राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये कब किया गया था, तो उसका जवाब आप क्या करेंगे, 22 जुलाई 1947 को इसे मान्यता दी गई थी। और प्रश्न आता है कि ये अपने भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्राप्त जो है चिन्ह है, सबसे पहला प्रतीक माना जाता है तिरंगा। अब प्रश्न आता है इसका डिजाइन किसने बनाया था। तो प्रश्न यहीं से दूसरा शुरुआत होता है, यानी का डिजाइन किसने बनाया था। तो डिजाइन आप याद रखेंगे पिंगल वेंकैया नायडू के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था, ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न आता है कि इसका आकार क्या है। तो यानी कि का आकार यदि हम लोग देखते हैं तो के आकार का जो है, अगर हम बात करेंगे लंबाई और चौड़ाई की, तो इसका जो अनुपात बनता है वो 3:2 में बनता है, यानी कि 3:2 में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बनता है। अब प्रश्न आता है कि इस तिरंगे की स्थिति को जब हम समझते हैं तो सबसे पहले, जैसे कि अभी यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरीके से हम इसे समझें, तो ये एक आधारिक है, जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से इसका एक आधारिक आकार है। तो इसकी जो लंबाई आती है वो कितनी है, 3, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 2। और इसका डिजाइन किसने बनाया था, पिंगल वेंकैया नायडू के द्वारा बनाया गया था। अब प्रश्न अगला यहाँ पर आता है कि इसके चक्र में 24 तीलियां हैं, यानी कि मध्य में 24 तीलियों, ध्यान रखना है 24 तीलियों वाला चक्र है। बिल्कुल, यहाँ पर जो चक्र है वो कितनी तीलियों वाला है, 24 तीलियों वाला चक्र है। और इसका आशय होता है कि अपना भारत 24 घंटे निरंतर जो है समृद्धि एवं विकास करता रहे, यानी कि भारत हमारा निरंतर 24 घंटे विकास करता रहे, इसका ये जो है उद्देश्य है। अब प्रश्न आता है कि इसमें ऊपर से नीचे, यानी में ऊपर से नीचे क्रमशः, अगर आप यहाँ देखेंगे ऊपर से नीचे क्रमशः जो रंग हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे केशः, यानी कि इस फंडे को याद रखेंगे केशः।
यानी कि सबसे पहला आता है ऊपर से नीचे आने पर सबसे पहले यहाँ पर हम के याद करेंगे, यहाँ स याद करेंगे और यहाँ ह याद करेंगे। केशह, जब भी झंडे को हम लोग समझेंगे तो केशह पढ़ेंगे, जो कि केसरिया रंग होता है। केसरिया रंग यहाँ पर होता है सबसे ऊपर, ये होता है यहाँ पर सफ़ेद रंग होता है और ये होता है हरा रंग होता है। बिल्कुल कंप्लीट आपका आंसर हो जाता है कि यहाँ पर इसमें जो तैयार किया गया है वो कैसे हम पढ़ेंगे। ट्रिक है केशह पढ़ेंगे तो केसरिया, सफ़ेद और हरा। अब प्रश्न आता है कि यहाँ पर जिस तरीके से ये जो 24 तीली वाला चक्र है ये किसका घोतक है, तो ये घोतक है भारत के 24 घंटे निरंतर प्रगति करने का घोतक है। दूसरा प्रश्न आता है कि इसमें ये जो केसरिया रंग है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें ये जो केसरिया रंग है ये किसका घोतक है, तो ये जो है त्याग एवं बलिदान एवं ऊंचाई, ठीक है, महानता का है। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे ध्यान रखें, इसे या तो त्याग या तो बलिदान, ठीक है, त्याग या तो बलिदान या फिर महानता, ठीक है, या ऊंचा का प्रतीक होता है, ठीक है। केसरिया रंग से हम अपने हिमालय को प्रतीक मानते हैं। किसको मानते हैं, हिमालय को प्रतीक मानते हैं, क्योंकि केसरिया रंग जो है हमारे हिमालय में जब सुबह की बर्फ पर सुबह की धूप पड़ती है तो वो हल्की पीली सुनहली केसरिया रंग की जो धूप है हिमालय पे छा जाती है। तो भारत का सबसे शीर्ष कौन सा है, भारत का सबसे शीर्ष हिस्सा आता है हिमालय की, वो पीली रंग की सुनहरी धूप की चादर जो केसरिया रंग की होती है। जैसे कि भारत का शीर्ष क्या है, हिमालय है, उसी तरीके से हमारे झंडे में सबसे शीर्ष क्या है, केसरिया रंग है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि इसका प्रतीक क्या है। अगर हम देखेंगे सफ़ेद, तो ये प्रतीक जो होता है ये शांति का प्रतीक होता है और ये जो होता है एक तरीके से भाईचारे का भी प्रतीक होता है। ये भाईचारे का भी प्रतीक होता है, शांति का भी इसे प्रतीक कहा जाता है। और अगर हरे की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, तो हरा जो होता है ये समृद्धि का प्रतीक होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, समृद्धि व खुशहाली, समृद्धि या फिर खुशहाली जिसे कहते हैं, खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। अब प्रश्न आपने देखा है कि इसे केसरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि हिमालय में सबसे ऊपरी हिस्से में केसरिया रंग की धूप पड़ती है, इसलिए उसे केसरिया महानता, त्याग एवं बलिदान एवं हिमालय का प्रतीक कह सकते हैं। दूसरा सफ़ेद रंग क्या होता है, तो हिमालय के ऊपर सफ़ेद रंग की जो बर्फ़ की चादर होती है वो शीतल, ठंडी एवं शांत होती है, तो इसलिए इसको शांति के साथ साथ शीतल भी कहा जाता है, शांत भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ लिखा नहीं है मगर आप नोट्स में तैयार कर सकते हैं। शांति, शीतल और भाईचारे का प्रतीक होता है। जो सफ़ेद बर्फ होती है वो हमारे हिमालय की अगली होती है। हिमालय के नीचे के हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय के नीचे का जो हिस्सा होता है वो हमारे गंगा यमुना का मैदान होता है, जिसे शिवालिक की श्रेणी कहा जाता है, जो कि हरी भरी फसलों से साल भर भरा रहता है, जहां पर किसान एकदम से समृद्ध एवं खुशहाल रहते हैं। यानी कि अगर हमारे भारत में कृषि प्रधानता है तो जिसके कारण किसको खुशहाल बनाने की जो है यहाँ पर शीर्ष दिया गया है, तो किसानों को खुशहाल बनाने का यहाँ पर जो है श्रेय किया गया है। इसीलिए यहाँ पर झंडे में जो नीचे का रंग है वो कैसा है, हरा है, जो कि गंगा यमुना के मैदान का प्रतीक माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये गंगा प्लस यमुना का जो मैदान है या सिर्फ मैदान है, इस मैदान को प्रतीक माना जाता है, जो कि हरे रंग का होता है। तो अब आपने देखा है कि हमारा झंडा कोई सामान्य झंडा नहीं है। जब इसे राष्ट्रीयता दी गई है तो इसके पीछे हजारों तथ्यों को पहले समझा गया है, उसके बाद इसे राष्ट्रीयता प्रदान कर दी गई, जो कि 3 रंगों का झंडा होता है। परंतु प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, तिरंगे में कुल रंगों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल याद कर लीजिए, आंसर 4 करेंगे। यहाँ पर 3 रंग ये हो जाते हैं और ये जो होता है चक्र का गाढ़ा नीला रंग। यहाँ पर ये चौथा रंग कौन सा करेंगे, तो 3 रंग हमें कंफर्म है, केसरिया, सफेद और हरा। तो ये चक्र का जो होता है, चक्र का गहरा नीला रंग,
बिल्कुल ध्यान रखना, नीला रंग होता है। तो हमारे झंडे में कुल रंगों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है, जबकि इसे कहा जाता है तिरंगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि कैसे इसको हम लोग समझेंगे, परंतु अगले वाले प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि इसका डिजाइन जब तैयार किया गया था तो उसी के साथ इसका सबसे पहला प्रदर्शन कब किया गया था। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, 14 अगस्त 1900, यानी तिरंगे का प्रथम प्रदर्शन। ठीक है, बिल्कुल याद रखो भाई, प्रदर्शन कब किया गया है? तिरंगे का पहला प्रदर्शन जो होता है वो 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त जो है 1947, ध्यान रखना है, 1947 को किया गया था। सबसे पहली बार इस झंडे का पहला प्रदर्शन किया गया था 14 अगस्त 1947 को। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि ये जो हमारा तिरंगा है, तिरंगे के फहराने का अधिकार आपको बताएं। सबसे पहले जब संविधान बनाया गया था, जब इसे राष्ट्रीयता दी गई थी, तो भारत के प्रत्येक नागरिक को ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। परंतु अब हम लोग चलते हैं नई ध्वज नीति, नई ध्वज नीति जिसे हम लोग कहते हैं, ये आई थी, इसको लागू किया गया था 26 जनवरी, ध्यान रखना है कैसे, 26 जनवरी आपकी आई थी, तब ये 2000, इसका समय भी नोट कर लेना है ये। यानी कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है कि अपने भारत में जब इसे राष्ट्रीयता दी गई थी तो भारत के प्रत्येक नागरिक को ध्वज फहराने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। परंतु नई ध्वज नीति 2002 के अंतर्गत, नई ध्वज नीति 2002 के अंतर्गत 26 जनवरी से उसी वर्ष में भारत के प्रत्येक नागरिक को ध्वज फहराने का अधिकार सौंप दिया गया है, जो कि एक सामान्य अधिकार के रूप में अधिकार मिला है। प्रत्येक नागरिक को एक मौलिक अधिकार के रूप में सौंप दिया गया है, जो कि नई ध्वज नीति के अंतर्गत आता है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि ये जो हमारा पहला राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह था वो कौन सा था। तो राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने पूरा का पूरा डिटेल देखा है। इसी तरीके से हम लोग संपूर्ण जो है पर अध्ययन करेंगे जितने भी हैं। तो बिल्कुल अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ये हो गया आपका पहले नंबर का। तो दूसरा आपका हम लोग चल रहे हैं नंबर पे कौन सा, राष्ट्रीय गान पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या हो जाता है, राष्ट्रीय गान। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय गान जहां से हम लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीय गान को कब मान्यता दी गई थी। तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि 24 जनवरी 1950 को इसे मान्यता दी गई थी, है ना। बिल्कुल नोट करें, बिल्कुल जैसे को राष्ट्रीयता प्राप्त। ये राष्ट्रीयता कौन देता था उस समय? तो तत्काल की उस समय की बात थी कि संविधान सभा के द्वारा ये मान्यताएं दी जाती थी, जिसे राष्ट्रीयता कहा जाता है। अब प्रश्न आता है सबसे पहले कि राष्ट्रीय गीत के शब्द क्या हैं, के शब्द। सबसे पहला प्रश्न यहां से शुरू होता है, के शब्द क्या हैं। तो बिल्कुल यहां शब्द होते हैं जन गण मन, बिल्कुल ये शब्द होते हैं जो कि किस भाषा में है, ये बिल्कुल याद रखना है। बांग्ला इसकी भाषा है, ये बांग्ला भाषा है। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में है जन गण मन, ये इसके क्या है, शब्द हैं। अब प्रश्न यहां पर आता है कि रचना किसने की थी, को लिखा किसने था। तो बिल्कुल यानी रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखना है। जैसे कि यहां बात की गई रविंद्रनाथ टैगोर जो यहां पर हैं भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 ईस्वी में इस राष्ट्रगान को उन्होंने लिखा हुआ था। अब प्रश्न आता है कि राष्ट्रगान को किसमें लिखा गया था। तो बिल्कुल याद रखेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गीतांजलि। बिल्कुल प्रश्न आपका आता है, मैं अपनी रचना जिसे कहते हैं गीतांजलि में लिखा, गीतांजलि में लिखा था। अब प्रश्न यहां जरूर ध्यान रखें, जैसे कि इसमें बात की गई है आप लोगों से कि ये जो राष्ट्रगान जिसे हम लोग कहते हैं, ये राष्ट्रगान किस भाषा में है। तो पहला आंसर आता है बांग्ला भाषा में। दूसरा प्रश्न आता है को लिखा किसने है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा हुआ है। प्रश्न आता है कब लिखा है, तो 1911 में लिखा है। मगर ये प्रश्न केवल राष्ट्रगान उन्होंने अलग से नहीं लिखा, उन्होंने राष्ट्रगान को अपनी एक रचना में लिखा हुआ है। उस रचना का नाम क्या है, तो बिल्कुल गीतांजलि नामक इनकी एक रचना है, इसमें इसको लिखा गया है।
अब प्रश्न दूसरा आता है का प्रकाशन, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रगान का प्रकाशन, ये अगर हम बात पूछ रहे हैं आपसे तो ये जो किया गया है 1912 में किया गया है। यानी कि इसे सबसे पहली बार अगर हम देखते हैं तो इसका प्रकाशन जो किया गया है वो 12 में किया गया है। मगर यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसको सबसे पहली बार गाया कब गया था तो वो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही इसको गाया गया था। तो सबसे पहला, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर नोट किया है, राष्ट्रगान का प्रकाशन जो किया गया है 1912 में जो किया गया है, और किस पत्रिका में किया गया है तो यहाँ तो गीतांजलि में इसको लिखा गया था, गीतांजलि में इसको लिखा गया है। परंतु इसका जो प्रकाशन किया गया है वो में तत्वबोधिनी, ध्यान रखेंगे, तत्वबोधिनी पत्रिका में, बिल्कुल तत्वबोधिनी पत्रिका, इनका जो पत्रिका रही है वो कौन सी रही है 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में। आगे लिखेंगे आप लोग भारत भाग्य विधाता, इसे क्या बोलते हैं भारत भाग्य विधाता जो होता है, भारत भाग्य विधाता शीर्षक था ये, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट, इन्वर्टेड कामा में बंद कर लें, ये क्या था, ये एक शीर्षक था। किस पत्रिका में था, तत्वबोधिनी पत्रिका का ये शीर्षक है, भारत भाग्य विधाता में प्रकाशित, ठीक है, में प्रकाशित। ये जो प्रकाशित हुआ है ये किस में प्रकाशित हुआ है तो ये गीतांजलि में लिखा जरूर गया है, मगर इसका पर्सनल जो प्रकाशन किया गया है वो तत्वबोधिनी इस पत्रिका में प्रकाशित किया गया है, ध्यान रखना है। परंतु तत्वबोधिनी पत्रिका का भी जो शीर्षक रहा है वो क्या रहा है, भारत भाग्य विधाता शीर्षक में इसको प्रकाशित किया गया है। अब प्रश्न दूसरा आता है, यानी अगला प्रश्न आपका आता है जो शीर्षक नंबर 2 में कौन सा है भाई, ध्यान रखेंगे, यानी का प्रथम, जैसे कि अभी बात की गई का प्रथम गायन, इसका जो प्रथम गायन की बात करेंगे तो इसका पहला गायन कब करा गया है, ध्यान रखेंगे 27 दिसंबर 1911 में इसको गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 में जो कोलकाता अधिवेशन है या कलकत्ता अधिवेशन कहा जाता था, कलकत्ता अधिवेशन में इसको सबसे पहली बार गाया गया था। यानी कि का गायन जो किया गया है, सबसे प्रथम गायन जो किया गया है वो कब किया गया है तो 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ करता था तो कांग्रेस के ही कलकत्ता अधिवेशन में इसको सबसे पहले गाया गया था। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इतनी देर में संपूर्ण जो है पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, मगर यहाँ पर आप अपनी सिलेबस को बिल्कुल ढंग से कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि बार बार कंप्लीट ना करना पड़े। कोई भी टॉपिक हो, एक बार अपने चैनल पर जो भी आप देखेंगे वो टॉपिक आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, आपको बार बार पढ़ने वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा। तो बिल्कुल मन से अपने नोट्स को जरूर तैयार करें, क्योंकि नोट्स नहीं तैयार करेंगे तो वही बात आ रही है, आप कब तक इस वीडियो को देखते रहेंगे। तो नोट्स जरूर तैयार करते हुए साथ में चलें। बिल्कुल, तो ये पॉइंट आपका रहा कि 1911 में इसका प्रकाशन किया गया और 11 में ही उन्होंने लिखा था, मगर गाया 11 में गया, प्रकाशन जो है 12 में किया गया। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस जगह जो बोलने का मिस्टेक है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका बनता है राष्ट्रीय गान का जो सबसे पहली बार इसकी रचना की गई है तो वो कब की गई है, 1911 में ही रचना की गई है, और 1911 में ही बिल्कुल वर्ष के आखिरी में इसको सबसे पहली बार गाया भी गया था, परंतु इसका 1912 में प्रकाशन कराया गया था। अब अगला प्रश्न आता है के लिए, यानी कि क्वेश्चन आता है राष्ट्रगान के लिए। बिल्कुल यहाँ पर जैसे अभी बात की गई, इनकी रचना गीतांजलि के लिए या राष्ट्रगान के लिए, ये दोनों बातों को निर्भर करता है, क्योंकि ये राष्ट्रगान लिखा किस में है, क्वेश्चन है गीतांजलि रचना, ये जो इनकी है, ठीक है, ये बात किसके लिए, राष्ट्रगान के लिए, यानी ब्रैकेट में गीतांजलि रचना के लिए 1913 में रविंद्र को, ये जो रविंद्र हैं, रविंद्र को क्या दिया गया था, साहित्य का नोबेल। यानी कि क्वेश्चन आता है साहित्य का नोबेल दिया गया था।
प्राप्त। अब प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल किस तरीके से याद करेंगे कि भारत का पहला नोबेल प्राप्तकर्ता किसे कहा जाता है, बिल्कुल नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, भारत का सबसे पहला नोबेल प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आता है भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र का नोबेल आया था, तो सबसे पहला नोबेल साहित्य क्षेत्र का आया था, और साहित्य क्षेत्र में भी कौन सी भाषा का आया था, तो बिल्कुल वही बात आती है, बांग्ला भाषा का आया था, क्योंकि ये जो लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया है, बांग्ला जो है इनकी भाषा रही है, ध्यान रखना है, बांग्ला भाषा में इसको लिखा गया है। तो प्रश्न यहाँ पर कई सारे आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर दोनों पॉइंटों को थोड़ी सी कंपेयरिंग करके अभी पढ़ेंगे। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था, अपने राष्ट्रगान को देखा था, राष्ट्रगान अब राष्ट्रगीत, दोनों को एक साथ हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि अगर हम अब बात कर रहे हैं राष्ट्रगान की और इधर बात हम लोग कर रहे हैं अपने राष्ट्रगीत की बात करते हैं, तो पहली तो बात करेंगे ये भी कौन सी भाषा में है, बांग्ला भाषा में है। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं ये जो राष्ट्रगान जिसकी अभी चर्चा हो रही है और राष्ट्रगीत जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे, तो उनमें थोड़ी सी कंपेयरिंग करके चलना है, थोड़ा सा उनको मिला के चलना है। ये भी आपका बांग्ला भाषा में रहता और ये भी आपका कौन सी बांग्ला भाषा में है। दोनों रचनाएं बांग्ला भाषा में होती हैं। दोनों को एक ही दिन जो है क्या किया गया था, एक ही दिन इनको राष्ट्रीयता प्रदान की गई थी। तो आइए चलते हैं अब हम लोग इनके बाद सीधे सीधे राष्ट्रगान के बाद हम लोग क्या देखते हैं, राष्ट्रगीत के बारे में देखते हैं। परंतु उसके पहले इसके हम गायन टाइम को भी क्लियर करते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर आपने देखा है कि ये जो साहित्य का जो नोबेल है, जैसे अभी बात आपने प्राप्त करी कि राष्ट्रगान की रचना किसमें की गई, गीतांजलि में की गई। गीतांजलि जो रचना है वो किस भाषा की है, ये भाषा है बांग्ला भाषा, और बांग्ला भाषा के लिए भारत का पहला नोबेल हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त हुआ था। अब प्रश्न अगला आता है, राष्ट्रगान में कुल पदों की संख्या, पदों की जो संख्या है ये कितनी है, तो राष्ट्रगान में पदों की जो संख्या है वो कुल पद 5 हैं, बिल्कुल याद रखना है, 5 पद हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या आता है, राष्ट्रीयता, यानी कि 5 पदों में से, यहाँ बात करेंगे 5 पदों में से केवल बिल्कुल प्रथम पद की प्रथम 11 पंक्तियां, बिल्कुल इस चीज को जरूर याद रखेंगे, प्रथम पद की प्रथम 11 पंक्तियां ही राष्ट्रीयकृत हैं, ही राष्ट्रीयता प्राप्त हैं, ध्यान रखें, राष्ट्रीयता प्राप्त। अब प्रश्न है कि पूरा का पूरा, ज़्यादातर बच्चे इन तरीके के प्रश्नों पर बहुत कम फोकस करते हैं और जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं कि इनमें कुल पदों की संख्या कितनी है, तो आंसर आपको 5 करना है। और 5 पद हैं तो उसमें 5 पद में भी बहुत सारी पंक्तियां हैं जिनमें केवल कितनी पंक्तियों को राष्ट्रीयता मिली हुई है, राष्ट्रगान के रूप में राष्ट्रीयता मिली हुई है, तो राष्ट्रीयता मिली हुई है केवल 11 पंक्तियों को मिली हुई है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर फिर से आ जाता है, गौर से बिल्कुल कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रगान को गाने का समय, यानी इनका जो गाने का समय होता है, बिल्कुल सारे बच्चे बिल्कुल इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, को गाने का जो समय होता है वो 2 प्रकार का होता है। कैसे समझेंगे, एक आप ध्यान रखना है आकस्मिक होता है, एक कैसा होता है, एक आकस्मिक टाइम और एक सामान्य समय। सामान्य जो समय होता है और एक होता है आकस्मिक समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य समय जो आपका होता है वो कितना होता है, सारे बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे कि यहाँ पर 52 सेकंड का टाइम होता है, यानी कि हम इन 11 पंक्तियों को कितने टाइम में गाएंगे, 52 सेकंड में गाएंगे। इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। कुल 11 पंक्तियों को गाते हैं
52 सेकंड में। मगर आकस्मिक जो समय होता है वो कितना होता है, 20 सेकंड का टाइम होता है आपके पास आकस्मिकता की स्थिति में। प्रश्न आपका आता है कि आकस्मिक स्थिति कब होती है, तो वो भी कंप्लीट कर लें। जब भी राष्ट्रगान प्रारंभ होने वाला है या प्रारंभ हो चुका है, तो या फिर इस परिस्थिति में चल रहा है, तो इस परिस्थिति में आंधी तूफान या फिर भूकंप, सुनामी या कोई आपदा या फिर इसके बाद युद्ध, अशांति, सशस्त्र विद्रोह, इस तरीके का कोई भी जो है परिस्थिति अगर आ जाती है, तो फिर आकस्मिक समय में केवल ये जरूर ध्यान रखेंगे, केवल प्रथम पंक्ति, कौन सी पंक्ति याद रखेंगे, प्रथम पंक्ति व 13वीं पंक्ति जो आपकी होती है को ही गाया जाता है। यानी कि यहाँ पर बात आप विशेष याद रखेंगे, जब आकस्मिक टाइम होता है तो उसमें केवल 11 पंक्तियों की पहली पंक्ति गाई जाती है और उसके बाद जो 13वीं पंक्ति होती है वो गाई जाती है, जिसका टाइम होता है आपके पास 20 सेकंड का टाइम होता है। अब हम लोग चल रहे हैं अपने अगले राष्ट्रीय प्रतीक की ओर। तो अगला हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कौन सा है, बिल्कुल इसी जगह से हम लोग काम शुरू करते हैं। ये हो जाता है तीसरे नंबर का, बिल्कुल ध्यान रखें। ये तीसरा राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो गया, याद रखें भाई, ये तीसरा है आपका राष्ट्रीय गीत। कौन सा करेंगे, राष्ट्रीय गीत की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न अभी हमने बताया था, दोनों की कंपेयरिंग जरूर करके चलें जी, क्योंकि ज्यादातर चीजें दोनों में कॉमन है। अब प्रश्न आता है, इसको राष्ट्रीयता कब मिली थी, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीयकृत हुआ था। ये कब राष्ट्रीयकृत हुआ है, तो बिल्कुल याद रखें, ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीयकृत हो चुका था। बिल्कुल जिस दिन आपका राष्ट्रीय गीत हुआ था उसी दिन राष्ट्रीय गान भी हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय गीत के शब्द। अगर के शब्द की बात करते हैं कौन है, तो इनके जो शब्द हैं वो कौन है, ये ध्यान रखें सारे बच्चे, के शब्द हैं जिसे कहा जाता है, यानी कि वो होता है जन गण मन। राष्ट्रगान क्या होता है, जन गण मन, और राष्ट्रगीत क्या होता है, वंदे मातरम। बिल्कुल याद रखना है, वंदे मातरम, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। ये इसके क्या हैं, ये इसके होते हैं शब्द होते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि रचना किसने की थी। क्वेश्चन अगला यहां से शुरू होता है कि रचना किसने की थी, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। किसने की है, बंकिम, ध्यान रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। अब प्रश्न आता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये जो रचना की है, ये इसकी रचना कब की है, तो ध्यान रखेंगे 1874 में, 1874 में रचना की है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में, यहाँ पर दोनों बातों को एक साथ ध्यान रखेंगे। और इसके शब्द क्या हैं, वंदे मातरम, और इसकी भाषा भी अगर पूछी जाए तो यहाँ बिल्कुल नोट कर लें कि भाषा, बिल्कुल की भाषा क्या है, वही भाषा है आपकी बांग्ला भाषा है। ध्यान रखेंगे इसकी भाषा कौन है, बांग्ला भाषा है। अब एक प्रश्न ये आ जाता है, का सबसे पहला जो है गायन कब किया गया था, तो 1896, यानी का प्रथम गायन जो किया गया है वो किया गया है 1896 में किया गया है, और वो था कलकत्ता अधिवेशन या कोलकाता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ये जो कांग्रेस के अधिवेशन थे उसी में 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको जो है किया गया था। प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि ये जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था तो केवल उन्होंने ये गीत नहीं लिखा था, उन्होंने एक रचना लिखी थी जो कि आनंद मठ की अगर हम बात करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस में लिखा था, आनंद मठ में इन्होंने इसको लिखा हुआ था। इनकी रचना का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, आनंद मठ, बिल्कुल मठ में।
लिखा है। इस शब्द को जरूर ध्यान रखें। अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि जैसे बात की जा रही है कि आनंद मठ में लिखा है, तो इसमें भी यदि ध्यान देंगे तो इसमें पद कितने हैं मैं, तो इसमें लिखा जिसमें कुल पद कितने हैं, बिल्कुल वही कंडीशन, 5 पद हैं। कितने पद हैं आनंद मठ में जो लिखा है, तो इसमें पदों की जो संख्या आती है वो कितने हैं, तो ध्यान रखें कुल 5 पद हैं। और इन 5 पदों को गाने का समय, ठीक है ध्यान रखेंगे, यानी इनमें के गायन का समय, इनके गायन का जो समय है ये क्या है, जरूर ध्यान रखें। इनके गायन का समय होता है 65 सेकेंड। बिल्कुल जैसे कि अभी आपने देखा कि इनके गायन का जो टाइम होता है वो कितना होता है, वो 65 सेकेंड इसका टाइम पूरा होता है जब हम इसको गाते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसके स्वर और गायन किया किसने था और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो ये भी पॉइंट छोटे छोटे हैं जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। जैसे का यदि गायन पूछे पहले स्वर गायन, और जैसे स्वर दूसरा गायन की बात करें, ठीक है, और अंग्रेजी अनुवाद की बात करें, अनुवाद, तो यहाँ पर आपने देखा है कि इसके स्वर किसने दिए थे, तो स्वर दिए थे यदुनाथ। सबसे पहले क्या याद करेंगे, यदुनाथ ने किए थे, ठीक है, यदुनाथ जिसे कहा जाता है। और यदि हम बात करते हैं कि इसको अगर देखा जाता है स्वर के बाद, तो इसका जो गायन किया था, तो गायन में भी इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंगे कि इसका गायन जो किया गया है वो किसने किया है, तो गायन ओमकार नाथ ने किया है। एक बार याद कर लेंगे, ओमकार नाथ, इन्होंने इसका गायन किया है। और अंग्रेजी में अनुवाद अरविंदो ने किया था। जो अंग्रेजी का अनुवाद था वो किसने किया था, अरविंदो द्वारा इसका जो है अनुवाद किया गया था। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों की जो परिस्थितियां होती हैं लगभग एक कंडीशन की जैसी दिखती हैं, केवल रचनाकार अलग हैं, बाकी कंडीशन सारी एक जैसी फॉलो होती हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जिसे राष्ट्रीय क्या कहते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नाम से जिसे जानते हैं। तो अब प्रश्न आपका आ जाता है कि नंबर 4 जो है वो कौन सा है, यहां देखेंगे नंबर 4 पर क्या आता है, राष्ट्रीय चिन्ह। यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि कब स्वीकृत किया गया है, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीयता इसको मिली हुई है, राष्ट्रीयता प्राप्त। यानी संविधान सभा ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को जो प्रदान की है वो कब प्रदान की है, तो ये है क्या, चिन्ह है क्या। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि शब्द क्या है, तो ये जो है ये है, बिल्कुल यहां से नोट कर लेंगे, अशोक स्तंभ है। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे, अशोक स्तंभ है। और अशोक स्तंभ की परिस्थिति आती है कहाँ वाला, तो आंसर याद कर लेंगे, सारनाथ, ठीक है, सारनाथ अशोक स्तंभ। ये जो सारनाथ में अशोक का स्तंभ बना है, इसे राष्ट्रीयता प्रदान की गई है हमारे संविधान सभा के द्वारा। अब यदि हम इसके बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही आ जाता है कि इसे राष्ट्रीयता कब दी गई है, तो आंसर आता है 26 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीयता दी गई है। अब प्रश्न आ रहा है कि अशोक स्तंभ में, यानी कि अशोक स्तंभ में यदि हम बात कर रहे हैं तो कुल 4 शेर, कुल शेर कितने हैं, कुल 4 शेर इसमें बने हुए हैं। अब प्रश्न आता है 4 शेर जो बने हुए हैं, इन 4 सिंहों के नीचे, अगर इन्हीं 4 सिंहों के नीचे की बात करते हैं तो एक बलरी है जिसमें एक चक्र बना हुआ है, ठीक है, इसमें एक चक्र है। अब चक्र के दाएं और बाएं ओर की अगर हम बात करते हैं तो दाएं ओर षाण और बाएं ओर
घोड़ा होता है। यहाँ पर दाहिने ओर कौन सा जानवर है? सांड होता है। और यहाँ की ओर कौन सा होता है? घोड़ा होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऊपर कितने शेर हैं? 4 शेर हैं। और नीचे एक बल्लरी बनी है, एक पट्टिका बनी हुई है, जिस पट्टिका में यदि हम देखते हैं तो एक चक्र है। चक्र के दाईं ओर कौन सा है? तो दाईं ओर सांड होता है और बाईं ओर घोड़ा चित्र अंकित किया गया है। परंतु उसी पट्टिका में यदि हम देखेंगे तो एक वाक्य जिसे हम लोग कहते हैं सत्यमेव जयते, जयते, इसी बल्लरी में नीचे की तरफ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि ये किस भाषा में है? ध्यान रखना है, देवनागरी इसकी लिपि है। ध्यान रखेंगे, देवनागरी लिपि में क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, इसी अशोक स्तंभ पर लिखा है। अब प्रश्न आता है कि इसमें तीलियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? तो 32 तीलियां हैं इसमें कुल। तीलियों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है? यहाँ पर आप 24 नहीं रखेंगे, यह अशोक स्तंभ है, यहाँ पर 32 तीलियों वाला चक्र उपस्थित है। कुल 4 शेर होते हैं, जहां पर किसी भी दिशा से देखने पर दृष्टिगोचर कितने होते हैं? तो यहां पर यदि हम बात करेंगे, दृष्टिगोचर जो होते हैं वो होते हैं 3। दृष्टिगोचर किसी भी दिशा से 3 शेर दृष्टिगोचर होते हैं, ये बात अलग से याद रखेंगे। दिखाई कितने देते हैं? किसी भी दिशा से देखने पर 3 शेर ही दिखाई देते हैं, एक पीछे छिप जाता है। ये है इसकी इंजीनियरिंग विशेष बनावट है। अब प्रश्न, जैसे कि यहाँ आपने देखा, इसके साथ इसमें अन्य कौन से जानवरों का चित्रांकन किया गया है तो वो भी जान लें कि इसकी बल्लरी में एक हाथी और एक जो है शेर का चित्रांकन किया गया है। एक इसमें क्या है? हाथी का चित्रांकन किया गया है और एक शेर का चित्रांकन किया गया है। तो जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें जानवरों की जो संख्या है वो अलग अलग कितनी है, या कौन सा जानवर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में है या नहीं। जिस तरीके से पिछली परीक्षाओं में कुछ आरओ और यूपीएससी परीक्षा में क्वेश्चनों को पूछा गया था कि कुल कितने प्रकार के इसमें जानवरों का चित्रांकन है, तो आप सीधे सा जवाब दे सकते हैं। कितने जानवर हैं वो भी आप जवाब दे सकते हैं, या फिर किसके दाएं और किसके बाएं वो भी जवाब। और इसके चक्र में जो हैं तीलियां वो कहां से हैं? 32 तीलियां आती हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है, सत्यमेव जयते, इसमें जो अशोक द्वारा लिखवाया गया था, जो कि अशोक मौर्य वंश का एक प्रतापी शासक था, उसके द्वारा जो खंभा बनवाया गया, उस खंभे में सत्यमेव जयते लिखवाया गया। ये कहां से लाया गया था? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखना है, यानी कि ये जो सत्यमेव जयते लिया गया है ये किसी दूसरे ग्रंथ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। अब यहीं पर यदि हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाता है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, यानी कि अशोक स्तंभ। अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, नंबर 5 की ओर चलते हैं, और हमारा हो जाता है जिसे राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचांग कहा जाता है। अब राष्ट्रीय पंचांग है क्या? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। पहले टाइम नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल इसका टाइम क्या करेंगे? 22 मार्च 1957 करेंगे। 22 मार्च जो है 1957 इसका टाइम। अब प्रश्न है कि ये राष्ट्रीय पंचांग का नाम क्या है? इसका अगर नाम आपसे पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? तो इसका जो नाम आपको बताना है वो बताना है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बोलना है भाई? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये है आपका राष्ट्रीय पंचांग का नाम। कई सारे बच्चों का जवाब अक्सर हो जाता है शक संवत है। नहीं भाई, शक संवत पे जो कंफ्यूजन है वो केवल आधारित है, इसका जो है आधार शक संवत है, मगर राष्ट्रीय पंचांग का जो नाम होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। अब प्रश्न आता है कि इसको राष्ट्रीयता कब मिली थी? तो राष्ट्रीयता दे दी गई थी, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीयता दे दी गई थी। अब अगला प्रश्न आता है, इसमें कई छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रथम मास जो होता है वो कौन सा होता है? ध्यान रखना है, चैत्र।
प्रथम मास कौन सा होता है, और इसका जो अगर हम मास की बात करेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने देखा प्रथम मास कौन सा है, चैत्र हो जाता है, और इसका 12वां मास कौन सा होता है, तो 12वां जो मास होता है वो फाल्गुन होता है। ध्यान रखना कौन सा होता है, फाल्गुन जो होता है वो इसका 12वां मास होता है, और पहला मास इसका होता है चैत्र से ये प्रारंभ होता है। अब एक प्रश्न इसमें कभी कभी आ जाता है, फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत होती है इसकी किस तारीख से शुरुआत होती है, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर का वर्ष। बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न को आप रिपीट मारेंगे, नोट कर लीजिए, हम इससे थोड़ा सा साइड में कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर का वर्ष कितनी तारीख से प्रारंभ होता है, तो ध्यान रखेंगे 22, ये जो मार्च है ना, बिल्कुल 22 मार्च की जो प्रथमा तिथि होती है उस प्रथमा तिथि को ही ये प्रारंभ हो जाता है, यानी कि ये 22 मार्च की प्रथमा तिथि को प्रारंभ होता है। परंतु कभी कभी जब लीप वर्ष आएगा, लीप वर्ष में इसकी जो शुरुआत होती है वो 21 मार्च से हो जाती है। जब क्या होता है, हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर सूर्य होता है, तो वो क्या होता है 21 मार्च पर सूर्य फिर से भूमध्य रेखा पर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बसंत विषु कहते हैं। और ये जो बसंत विषु होता है ये क्या काम करता है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं इस विषु में। और हमारे नए वर्ष की, हमारे इंडिया के, हमारे भारत के नए वर्ष की जो शुरुआत होती है वो लीप वर्ष में 21 मार्च से होती है, परंतु सामान्य वर्ष में जो होती है वो 22 मार्च से इसका प्रारंभ हो जाता है। मगर 22 मार्च की तिथि का नाम क्या होता है, प्रथमा तिथि को ही हमारे नए वर्ष का प्रारंभ हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले, यानी कि इसके बाद कौन सा है, छठवां जो है राष्ट्रीय प्रतीक की हम बात करेंगे। 6 नंबर का जो राष्ट्रीय प्रतीक होगा, तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के बाद राष्ट्रीय पक्षी जिसे हम लोग कहते हैं, चलते हैं और अपनी स्पीड में थोड़ा सा तेजी लाते हैं पढ़ने में। क्वेश्चन होता है राष्ट्रीय, या फिर पूरा नोट कर लीजिएगा एक बार, राष्ट्रीय पक्षी जिसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी ज़्यादातर बच्चे अगर हम बताएं तो यहाँ नोट कर लेते हैं या याद कर लेते हैं मोर। नहीं भाई, आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयार करें। राष्ट्रीय पक्षी है पावो क्रिस्टेटस। क्या याद करेंगे, क्रिस्टेटस, ये है पावो क्रिस्टेटस, जिसे आप लोग क्या कहते हो, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मोर है। पावो क्रिस्टेटस ये आपका जो होता है राष्ट्रीय पक्षी है, जिसे तुम लोग मोर के नाम से जानते हो। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कब स्वीकृत हुआ है, तो इसके लिए एक आधारिक वर्ष होता है, वो जरूर ध्यान रखें, जो कि 1963 में स्वीकृत हुआ था। 1963 में स्वीकृत हुआ है। ध्यान रखना, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसे कब स्वीकृत किया गया है, तो ध्यान रखना है उसे 1963 में स्वीकृत किया गया है। यदि हम लोग देखते हैं तो ये संपूर्ण भारत में पाया जाने वाला एक ऐसा सामान्य पक्षी होता है जो कि देखने में सुंदर और इसमें चमकीले से मोर पंख होते हैं, जो गाढ़े नीले रंग के और हल्के काले रंग के होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। ये 6 से हम लोग 7वें नंबर पर चल रहे हैं। 7वें नंबर का राष्ट्रीय प्रतीक की यदि बात करते हैं तो राष्ट्रीय पशु की बात हम लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जो पशु है, तो पक्षी के बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय पशु। अब राष्ट्रीय पशु का नाम लेते ही ज्यादातर बच्चे शेर बाघ का नाम नहीं भाई, पूरा नाम याद करेंगे, पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय पशु क्या याद करेंगे, पैंथेरा टाइग्रिस लिन्यास, यानी पूरा नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिन्यास के नाम से जाना जाता है। ये जरूर ध्यान रखेंगे, लिन्यास, ठीक है। और ये होता क्या है, ये पैंथेरा टाइग्रिस लिन्यास, यानी इसको हम बाघ कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसे बाघ के नाम से जाना जाता है, इसे शेर नहीं कहेंगे, बाघ कहेंगे, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि इसे कब स्वीकृति मिली थी, तो 1973 के जो है
जिसे बाघ संरक्षण अधिनियम अंतर्गत रखा गया था, उसी दिन से इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता मिली। और कहीं न कहीं ये जो बाघ संरक्षण अधिनियम है वो कब आया था, तो 1973 में ही बाघ संरक्षण अधिनियम आया था, जिसमें यदि हम लोग देखें तो भारत के सभी बाघों को, शेरों को संरक्षित कर लिया गया था। परंतु यदि एक छोटे से प्रश्न पर अगर हम चर्चा करते हैं तो इसके पहले जो कि अभी हम प्रश्न देख पा रहे हैं, इस प्रश्न के पहले सबसे पहले 1972 में एक अधिनियम आया था जिसे क्या कहते थे, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहा जाता था। तो ये जो अधिनियम आया था कब आया था, 1972 में आया था, जिससे भारत के मोर ही नहीं, शेर ही नहीं, सभी प्रकार के हाथी ही नहीं, जो भी जानवर हैं अपने भारत में पाए जाते हैं, इन जानवरों को संरक्षित करने का जो है अधिकार सरकार को मिला और ये हमारे भारत में संरक्षित हो गए थे 1972 से। परंतु हम बात जब कर रहे हैं पैंथेरा टाइग्रिस लिनियस की बात कर रहे हैं, बाघ की बात कर रहे हैं, तो इसे कब राष्ट्रीयता के रूप में मान्यता मिली, तो वैसे बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया था, उसी के अंतर्गत इसे मान्यता दी गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल की, 8वें नंबर का जो राष्ट्रीय है, तो हम बात कर रहे हैं भाई राष्ट्रीय खेल। ये प्रश्न आपका सामने आता है, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न होता है, तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हॉकी लिख देते हैं, हॉकी इसको लिख देते हैं, परंतु इसका टाइम भी 1975 का आधार मानते हैं। मगर एक बात नोट कर लीजिएगा, मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं है, ये बात जरूर ध्यान रखें। प्रश्न कहने के लिए जरूर होता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो हॉकी हम लोग बोलते हैं, परंतु इसको किसी भी प्रकार की अलग से मान्यता नहीं दी गई है, ये ध्यान रखेंगे। केवल 1975 में भारत द्वारा सबसे पहले हॉकी विश्व कप जीता गया था, यही कारण है कि उसी दिन से भारत का राष्ट्रीय खेल के रूप में कहा जाने लगा, मगर इसको संविधान सभा द्वारा, सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से कोई मान्यता नहीं दी गई है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। राष्ट्रीय खेल के बाद राष्ट्रीय विरासत पशु, यानी 9 नंबर के जो है राष्ट्रीय पॉइंट पर चलते हैं, ये हो जाता है राष्ट्रीय विरासत पशु जो आपका होता है। तो राष्ट्रीय विरासत पशु के नाम आते ही ज़्यादातर बच्चे सीधी सी बात बोल देते हैं, यानी कि नाम ले लेते हैं, मगर नहीं भाई, इसका भी आप पूरा नाम लेंगे, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। क्या करेंगे, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, यानी कि जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ये क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय विरासत पशु जो होता है ये क्या है, ये आपका हाथी होता है, मगर ये एशियाई हाथी होता है। क्या है भाई, ये है वैज्ञानिक नाम है जिसे हम लोग एशियाई हाथी कहते हैं, इसे ध्यान रखना है। ये अपने भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अब सामान्य नाम नहीं याद करने हैं, इनके वैज्ञानिक नाम याद करने हैं, क्योंकि हर वर्ष में परीक्षाओं का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे टफ होता जाता है, और आप सोचते हो कि हमने इतना तो याद कर लिया, अब कहाँ इसके आगे आएगा। जान लीजिएगा, हर पॉइंट पर, हर जगह पर इतनी गहराई है कि जिनको इतना आसान नहीं है आंकना, जान लेना है। अगर आप अपने को पूर्ण समझते हैं कि हम अब पूर्ण हो चुके हैं, तो नहीं भाई, ये ऐसा सागर है जहाँ पर पूर्णता कभी प्राप्त ही नहीं होती है। अगर आप चाहेंगे तो आपको गहराई दर गहराई बढ़ती ही चली जाएगी। इसीलिए समय बदलने के साथ साथ यहाँ पर जो आपकी परीक्षाएं हैं उनमें परिवर्तन होता चला जा रहा है, और बच्चे यही कहते हैं कि पिछली बार से ये वाला पेपर टफ था और इस बार से अगला वाला पेपर और टफ रहेगा। जैसे कि आप पुराने पेपरों की बात करते हो तो कहते हो कि मैं ये तो पूरा पेपर कर देता, मगर वर्तमान का पेपर आप पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उस समय
का तो आपने याद कर डाला, मगर वर्तमान का लेवल आपको अभी कंप्लीट नहीं है, तो अभी आपकी मेहनत अभी और बाकी है, उसको आप पूरा कंप्लीट करें। सिलेक्शन 100% आपका होगा। मेहनत करते रहें मगर मन से करें, क्योंकि बिना मन से की गई मेहनत कभी, ये मान के चलें, समय के अनुसार सफलता नहीं देती है, समय के बाद सफलता देती है। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 10 नंबर का जो आपका राष्ट्रीय पॉइंट बनता है, ये तो आपका हो गया एलिफस, बिल्कुल याद रखेंगे। एलिफस मैक्सिमस इंडिकस होता है, ये राष्ट्रीय पशु हाथी है। अब प्रश्न ये आता है, इसको जो मान्यता कब दी गई थी, तो 22 अक्टूबर 1992, ध्यान रखना है 22 अक्टूबर जो है 1992 को दी गई थी। एक बार और रिपीट कर देते हैं, इसको जो मान्यता दी गई है 22 अक्टूबर 1992 को मान्यता दी गई है, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु विरासत जो है, विरासत पशु जो एशियाई हाथी है, उसको कब मान्यता मिली है हमारे संविधान सभा द्वारा, हमारी सरकार द्वारा, तो 22 अक्टूबर 1992 को मिली है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 10 नंबर के बाद 9 नंबर के बाद 10वें नंबर का आता है। राष्ट्रीय विरासत पशु के बाद राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं हम लोग। कौन सी भाई? राष्ट्रीय जो नदी है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय नदी में सीधी सी बात है, इसमें कोई वैज्ञानिक नाम नहीं आपको मिलेगा, ये आपकी गंगा नदी है। हाँ, गंगा को वेदों में जाह्नवी भी कहा गया है, तो ये नाम भी याद रखना जरूरी होता है, जाह्नवी। ठीक है, जाह्नवी ये नदी आपकी होती है या गंगा होती है। ठीक है, गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। जिसे कब मान्यता मिली थी, तो ये भी 4 नवंबर 2008। बिल्कुल, क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर लीजिएगा। 4 नवंबर 2008 में इसको जो है मान्यता मिली थी। 4 नवंबर 2008 में इसे राष्ट्रीयता मिली थी। याद रखना है, भारत की राष्ट्रीय नदी किसे बनाया गया? गंगा को बनाया गया है। यही नाम आपको याद रखना है। 4 नवंबर 2008 में इसको मान्यता दे दी गई थी। अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 11 नंबर के राष्ट्रीय पॉइंट पर चलते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करते हैं, और राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो क्या है, तो प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय जलीय जीव होता है प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका। यहाँ देखेंगे प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका, ये आपका हो जाता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं गंगा डॉल्फिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गंगा डॉल्फिन के नाम से इसे जाना जाता है। इसको दूसरी भाषा में सूंस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसे कहीं कहीं सूंस के नाम से भी जाना जाता है। 10 मई 2010 को इसे मान्यता मिली थी। 10 मई 2010 को इसे राष्ट्रीय बनाया गया था। ध्यान रख लीजिएगा, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। 10 मई 2010 को इसे राष्ट्रीयता मिली थी। अब हम लोग अपने 12 नंबर के राष्ट्रीय पॉइंट पर चलते हैं। तो राष्ट्रीय, ये तो जलीय जीव हो गया। अब राष्ट्रीय हम मुद्रा की बात करते हैं। राष्ट्रीय जो मुद्रा आपकी रही है वो कौन सी है, तो बिल्कुल इसे साइड करते हैं और राष्ट्रीय मुद्रा की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं रुपया। कैसे याद करेंगे? रुपया ये है, मगर इसको हम कैसे समझते हैं? ये है रुपया। अब राष्ट्रीय मुद्रा का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो कैसा है? ये है भाई, इसका चिन्ह है। अब इसे भी ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है, मगर रुपए का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? ये है। अब प्रश्न आता है, इसे कब बनाया गया था, तो इसे मान्यता कब मिली थी, तो इसे 15 जुलाई 2010, 15 जुलाई 2010, ध्यान रखना है 15 जुलाई 2010 को मान्यता दे दी गई थी, जिसे हम राष्ट्रीय मुद्रा कहते हैं। रुपए को राष्ट्रीयता कब मिली है? 15 जुलाई 2010। परंतु इस चिन्ह को बनाने वाले कौन थे? तो डी उदय कुमार जो थे, उन्होंने इस राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह को बनाया था। ये मुंबई IIT के छात्र थे जिन्होंने इस चिन्ह को बनाया था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। राष्ट्रीय मुद्रा के बाद राष्ट्रीय पेय की ओर चलते हैं, या फिर पहले अगले पॉइंट आपका जो आता है 13 नंबर का। बिल्कुल लौट आते हैं हम अपने 13 नंबर की ओर। प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय फल जो आपका होता है वो क्या है? राष्ट्रीय फल। अब यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय फल जो है वो होता है मैग्नीफेरा
इंडिका होता है। ठीक है, क्या है? इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। अब प्रश्न आता है कि मैग्नीफेरा इंडिका जो है ये सामान्य रूप से बस ऐसे ही स्वीकृत कर लिया गया था, जिसे हम आम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रीय जो फल है वो मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अपने अगले नंबर के राष्ट्रीय पॉइंट की, जो 14 नंबर का पॉइंट है भाई। क्वेश्चन है राष्ट्रीय फल हो गया राष्ट्रीय वृक्ष। ये जो राष्ट्रीय वृक्ष है इसकी बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखें, फाइकस बेंगालिसिस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान रखेंगे, फाइकस बेंगालिसिस। ये आपका होता है जो राष्ट्रीय वृक्ष आपका होता है, जिसे बरगद के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इसे संविधान सभा ने सामान्यतः ऐसे ही स्वीकृति प्रदान कर दी। राष्ट्रीय फूल की बात करते हैं, 15 नंबर का राष्ट्रीय प्रतीक पॉइंट है। तो राष्ट्रीय जो पुष्प है अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या है, तो ध्यान रखना है, नेलंबो न्यूशिपेरा गार्टेन। यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है ये है भारत का राष्ट्रीय पुष्प न्यूशिपेरा, नेलंबो न्यूशिपेरा गार्डेन के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है, कमल के नाम से जाना जाता है। ये इसका वैज्ञानिक नाम है और वर्तमान की परीक्षा भाई वैज्ञानिक नाम पर ही आधारित है। अब बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय, अगर हम वृक्ष की, फूल की, फल की और इसके साथ राष्ट्रीय यहाँ पर भाषा की बात करें या 16 कोई भी पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर उठा रहे हैं, तो बिल्कुल लास्ट में कुछ प्रश्न आते हैं कि राष्ट्रीय पेय किसे बनाया गया। तो राष्ट्रीय पेय जो है ये बनाया गया था, चाय को बना दिया गया था। बिल्कुल 17 अप्रैल, यानी कि ये जो चाय है इसे राष्ट्रीय पेय बना दिया गया था। 17 अप्रैल जो है 2011 में इसे राष्ट्रीय पेय घोषित किया गया या राष्ट्रीयता प्रदान कर दी गई थी। कब? 17 अप्रैल 2013 को भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या बन गया था? बिल्कुल चाय को घोषित कर दिया गया था। अब इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य क्या है, ये 17 नंबर की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, या फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा राष्ट्रीय नारा जिसे कहते हैं, ऐसा आ जाए, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य या राष्ट्रीय नारा, ये किसे कहते हैं? तो पॉइंट दोनों का एक ही होता है, सत्यमेव जयते। ये जो है आदर्श वाक्य के साथ साथ ये भारत का राष्ट्रीय नारा भी यहाँ पर घोषित किया जाता है। और दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं 18 नंबर के पॉइंट पर, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय भाषा। तो पहले तो यहाँ आप याद कर लें कि कोई नहीं है, कोई नहीं, अपने भारत में राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। परंतु यदि हम बात करेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची की, जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को, ठीक है ध्यान रखना है, 22 भाषाओं को अधिकारिता प्राप्त कर दी गई है। इन 22 भाषाओं को राजकीय भाषा के रूप में जो है दर्जा दिया गया है या आधिकारिक भाषा के रूप में इनको बताया गया है, आधिकारिक भाषा बनाया गया। तो कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा या राजकीय भाषा बनाया गया है। इसको क्या बोल सकते हैं? राजकीय भाषा कह सकते हैं। मगर अपने भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाई गई है। इसी तरीके से हम बहुत ही सरल की बात करते हैं तो लास्ट के प्रश्नों में भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो हम लोग जलेबी याद करते हैं। और भारत का राष्ट्रीय खाद्य क्या है, तो राष्ट्रीय खाद्य की अगर बात की जाती है तो इसमें आप लोग खिचड़ी करते हैं। क्या करते हैं? खिचड़ी। ये है राष्ट्रीय खाद्य होता है। और राष्ट्रीय जो मिठाई की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाती है, यहाँ पर ध्यान रखना है, जलेबी हो जाती है। और राष्ट्रीय सब्जी की अगर यहाँ पर कभी बात की जाती है इत्तेफाक से
राष्ट्रीय जो सब्जी होती है ये क्या है, तो यहाँ कद्दू को जो है राष्ट्रीय सब्जी के रूप में घोषित किया गया है। अगर कहीं राष्ट्रपिता जैसा कोई शब्द आपसे पूछा जाता है तो महात्मा गांधी को आप जवाब करेंगे। और राष्ट्रीय त्योहारों की अगर कहीं बात की जाती है तो बिल्कुल एक बार जान लें अंत में क्लास की, राष्ट्रीय जो आपके त्योहार होते हैं इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर तुमको 3 त्योहार मिलेंगे। सबसे पहले 26 जनवरी उठाएंगे, सबसे पहले 26 जनवरी आपका आ जाएगा, फिर 15 अगस्त आपका आ जाएगा और उसके बाद 2 अक्टूबर। ये तुम्हारे भारत के जो हैं राष्ट्रीय त्योहारों में से जो हैं इनको स्वीकृत किया गया है। तो आज की क्लास जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह विशेषांक थे वो यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।